नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास कमोडिटी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान होंगे, अनुज गुप्ता होंगे HDFC सिक्योरिटीज से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नोट कर लीजिए, 9136934065 ये नंबर है जहां पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें और व्हाट्सएप के जरिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजें ताकि हम आपके सवालों को इस शो में शामिल कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात हम कर लेते हैं गोल्ड की ही, क्योंकि गोल्ड में आज अच्छी रिकवरी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन अब भाव फिर से 76,000 रुपये के करीब पहुंच चुका है। अनुज जी बताइए, गोल्ड में रिकवरी ये टिकाऊ दिख रही है, आगे ये तेजी कहाँ तक जाएगी, क्या लग रहा है आपका अनुज जी? विष्मन जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज यूएस मार्केट में छुट्टी है तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा, मगर कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास हैं और हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। मगर कहीं ना कहीं लगता है कि 76,000 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 76,220 का लगाएं, टारगेट 75,380 तक हो सकता है। और अगर 75,300 के आसपास भाव मिले तो वहां पे खरीदारी भी ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेड चेयरमैन की तरफ से सेंटीमेंट आ रहे हैं कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट ना कट करें, और जो डॉलर इंडेक्स बढ़ा है उससे लग रहा है कि भावों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा और रेजिस्टेंस के आसपास आए तो बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये व्यू है आपका। केडिया जी आप बताइए, गोल्ड में आपको क्या लग रहा है, ये जो रिकवरी है ये आगे बढ़ेगी क्या कुछ और? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो ऑलरेडी हमने 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में बड़ी गिरावट देखी है। तो जो भी फैक्टर, आप चाहे जियो पॉलिटिकल की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्शन की बात कर लीजिए, फेड की बात कीजिए, वो सब चीज डिस्काउंट हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी 80,000 से हमने 74 के नीचे जाते हुए देख चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट अब एक सपोर्ट ले चुका है। हाँ, छुट्टी बिल्कुल है, आज है, कल भी हम देखेंगे, तो अगला 4 दिन छुट्टी का है, इसकी वजह से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। बट मेरा मानना है कि अभी जो फैक्टर्स थे गिरावट के वो ऑलमोस्ट थम चुके हैं। कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, क्योंकि दिसंबर में एंटर करते ही हॉलिडे मोड और बन जाएगा। बट 75,800 का एक ऐसा लेवल है, वहां पे मुझे लगता है कि लेके चलिए। कल की तरह हम कल फर्स्ट हाफ में हमने देखा था 76 के करीब गया था, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 76,300 तक का लेवल दिखा सकता है सोना। और यहाँ पे भी आप ऑप्शन के जरिए भी एंटर करके चल सकते हैं, जहां पे 76,000 का एक कॉल लेके चलिए 1250 में, जो मुझे लगता है कि ऊपर 1500 का लेवल आराम से दिखा देगा। तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में वॉल्टिलिटी जरूर रहेगी, आज भी हम इंटरनेशनल में गिरावट देख रहे थे, बट डोमेस्टिक मार्केट में ही कंटिन्यू स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो रेंज में रहेगा, बट मुझे लगता है 76 200 300 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है। चलिए अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है विकास है मथुरा से और एक और विकास है गाजियाबाद से। दोनों ने चांदी पर ही सवाल पूछा है। एक विकास का 90,500 रुपये पे चांदी इन्होंने खरीदा है और दूसरे विकास ने 89,230 रुपये में 5 लॉट सिल्वर मिनी बाई कर ली है। केडिया जी क्या करना चाहिए इनको? बने रहें बाई के कॉल में, बने रहने में फायदा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोने और चांदी में, जैसे मैंने अभी कहा था कि एक करेक्शन ड्यू था, तो 1 लाख का लेवल छूने के बाद हमने 87,000 का लेवल ऑलमोस्ट देखा है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि 13% का एक बड़ा फॉल आ चुका है। छुट्टी का माहौल है, इसके लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगा। हाँ, ये जरूर है, सोने के मुकाबले चांदी थोड़ी सी अंडरटोन है एज ऑफ नाउ, बिकॉज चाइना से कोई नए अपडेट नहीं है, इसलिए बार बार में 90 90 91 तक जाता है, फिर रिवर्ट करता है, बट दायरे में ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि 87,300 के करीब हम दिसंबर वायदा लेके चल सकते हैं। 88,500 का इमीडिएट टारगेट है, बट 89,500 का लेवल भी मिल जाएगा, तो बने रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन की जो छुट्टी है उसमें आपको रिकवरी दिखाई देगी, जो आप 89 तक का भी लेवल देख पाओगे। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से, सब्यसाची है। क्रूड ऑयल दिसंबर में क्या करना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी बताइए ट्रेडिंग की। अनुज जी आप बताइए इनको क्रूड की स्ट्रेटजी सब्यसाची जी को। देखिए, क्रूड में प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो क्रूड में करीबन 5,800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 5,745 पे लगाएं, टारगेट 5,865 तक हो सकता है। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट हाँ, अगर प्राइस थोड़ा सा ड्रैग करते हैं 5,800 के आसपास तक, तो वहां पे इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक का नाम है दिलीप है
76,300 76,300 रुपये में सोना इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए, हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने खरीदारी कर रखी है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में ही रहेगा। बट नीचे जो है प्राइस एक बार 75,300 तक आते हैं तो वहां पे अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल अभी हमें लगता है कि अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 75 76 या 600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है। जो भी दर्शक है अपना नाम भी भेजे। ये जानना चाह रहे हैं कि जीरे के भाव में आगे क्या होने वाला है। केरिया जी, क्या लग रहा है? जीरा काफ़ी समय से दायरे में फंसा हुआ है। अभी भी कहा जा रहा है कि सोइंग जो में डिले है, जो शुरुआत में जो सोइंग हुई थी ऊंचे तापमान की वजह से ख़राब हो गई है, वापस रीसोइंग हो रही है, क्या है? लेकिन कैरी ओवर स्टॉक तो ज़्यादा है, बाजार को समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी समय से दायरे में, आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल रोहन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वही कहानी है कि पिछले साल अच्छे भाव की वजह से बम्पर क्रॉप हुई थी एंड जिसके चलते हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में जब भी उछाल आएगा हम अराइवल का प्रेशर होते हुए देखेंगे। बट ये जरूर है कि हम अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। चाइना का पहले भी हमारे एक्सपोर्ट अच्छे रहे, आगे भी अच्छे रहेंगे जो प्राइस को सपोर्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो सोइंग में जो कमी रहेगी। हमने पहले भी कहा था कि 18 से 20% की कमी आ सकती है। बट इस बार जो सोइंग हुई है उसमें यील्ड का और फॉल आने की उम्मीद है। तो कुल मिला के जीरे में कोई बड़ी बिकवाली दिखेगी नहीं। स्टॉक को देखते हुए भी लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। तो 24,750 पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 25,250 का रहेगा। बट कुल मिला के दिसंबर एंड तक की बात करें तो 27,500-28,000 के जोन में एक बार जा सकता है। कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड और रमजान की डिमांड इस बार इंडिया से अच्छी रहेगी, जिसके चलते भाव को सपोर्ट मिलेगा। अगले दर्शक है जतिन है मुंबई से। नहीं, जितिन है। इनका 283 रुपए पे नेचुरल गैस बाई है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। बताइए अनुज जी, टारगेट और एसएल बता दीजिए इनको, जितिन जी को। देखिए, नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव का है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जो मोमेंटम है वो अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। तो इनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 260 का रहेगा। टारगेट करीबन 300 तक देखा जा सकता है। प्राइस हमें लगता है कि 260 265 तक आए तो वहां पे इनको होल्ड करना चाहिए। 300 तक के लेवल हमें लगता है कि अगर एक दिसंबर एंड तक देखें तो देखे जा सकते हैं। तो चलिए, ये सलाह आपके लिए नेचुरल गैस पे मिल गई। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, डिम्पल हैं। डिम्पल ने 5,812 रुपए में गोल्ड को सॉरी क्रूड ऑयल को सेल किया है 5,812 में। केरिया जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कच्चे तेल में जैसे अनुज ने भी बोला एक बॉटम बन चुका है और कोई नया इवेंट है नहीं। डिमांड के अभाव में प्राइस 6,000 के ऊपर नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें या आज जो तेजी आई है वो ओपेक की जो बैठक थी 1 तारीख की उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। तो शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करंट लेवल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। अपसाइड है, लिमिटेड रहेगा, बट ऊपर में आपको 59 से 59.50 का लेवल मिलेगा। वहां पे जरूर एक बार रिव्यू करके बेचने की कोशिश कर सकते हैं। बट करंट जो ओपेक ने पोस्टपोन की है मीटिंग, ये कहीं ना कहीं जताता है कि जो ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने वाला था मे भी पॉसिबल अगले 2 महीना 3 महीना पोस्टपोन हो जाए। उसी के चलते ये तेजी बनी है। अगले दर्शक हमारे साथ वीके जैन हैं। इन्होंने सिल्वर माइक्रो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 89,270 रुपए में बाई किया है। होल्ड करे या निकल जाए, क्या सलाह देंगे केरिया जी इनको, वीके जैन साहब को? देखिए, चांदी में मुझे अच्छा जंप लगता है, नो डाउट। बार बार हम देख रहे हैं $30 का सपोर्ट ले रहे हैं, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। M6 की भी अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता प्राइजेस 86,500 के नीचे सस्टेन करे। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। ऊपर में 88,500 तो इमीडिएट टारगेट है। बट हो सकता है कल अगर मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यूएस बंद है इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। बट 89,500 से 90 का लेवल भी मिल जाएगा, तो बने रहना चाहिए। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें, सवाल पूछ रहे हैं। केरिया जी, आपसे ही जानना चाह रहे हैं। इनको बता दीजिए क्रूड की स्ट्रैटेजी और साथ ही नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी एक बार फिर से बताएं। विजोन जी, मैं दोनों को एक कंबाइन करता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्रूड नेचुरल गैस रेशियो। अगर जैसे आप क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में देखेंगे तो अब तक ये गिरावट दिखा रहा था, जिसकी वजह से क्रूड अंडर परफॉर्मिंग था और नेचुरल गैस बढ़ रहा था। बट पिछले 2 दिन से ये रेशियो में जंप आया है, जिसका मतलब है कच्चे तेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और नेचुरल गैस में हमने वेदर को लेकर और इन्वेंटरी को देखिए गिरावट देखा था। तो मेरा मानना है कि क्रूड में लिमिटेड अपसाइड है, जंप आएगा। बट ऊपर में 5,900 से 5,950 मिलेगा, जिस ढंग से ओपेक ने अपना
प्रोडक्शन बढ़ाने की जो मीट है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। ये बैठक जो है 5 तारीख को की है। वहीं नेचुरल गैस में एज ऑफ नाउ मार्केट पिछले 2-3 दिनों में गिरावट है, बट यूरोप का अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं तो वो 87.23 पे है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल यही समय पे 89-60 पे था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बाइंग का बेहतरीन मौका है। 268 पे लेके चलिए, 262 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 280 है, बट अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक देखें, अगले हफ्ते तक देखें, तो मुझे लगता है प्राइजेस 300 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। तो बने रहिए नेचुरल गैस के अंदर, और क्रूड में तेजी है वो लिमिटेड तेजी रहेगी। रहेगी, खबरों के दम पर है, लेकिन नेचुरल गैस फंडामेंटल इनको तेज लग रहा है। यहाँ पर 280 के टारगेट फिलहाल है और आगे और भी तेजी आ सकती है, तो होल्ड कर ले। और जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसको भी ज़रूर फॉलो आप कीजिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं, दिल्ली से रेगुलर कॉलर हैं। कॉपर पर जानना चाह रहे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। अनुज जी, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको? देखिए, कॉपर में हमें लगता है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, तो उसमें ट्रेड बना सकते हैं। 812 के आसपास लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 816.80 का लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 799 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि ना कहीं बेस मेटल एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है। अगर आप देखेंगे तो और सभी जितने भी बेस मेटल एक रेंज में ही है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में के बीच में ट्रेड ले सकते हैं। तो 812 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आप बताइए केडिया जी, कॉपर में भी बताइए और जिंक में भी बताइए। जिंक काफी आज कमजोर है, करीब 2% की गिरावट है। क्या लग रहा है कॉपर में आगे क्या होगा और जिंक में इस गिरावट पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे अनुज ने भी कहा, एक दायरे में रहेगा मार्केट, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। कॉपर के अंदर मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं 8850, 8900 एलएमबी पे बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 800 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कॉपर में 803 के करीब लीजिए, 808, 810 तक का ही लेवल एक रेंज में है। लेकिन जिंक के अंदर हमने देखा ये जो फॉल भी आया उसका कारण है कि जिस दिन से एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिबेट दिया गया था वो कैंसिल होने की वजह से एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा है। बट अभी भी सप्लाई को लेकर, और खास करके जो विंटर्स में स्मेल्टर्स अपने प्रोडक्शन कट करते हैं, ये दो चीज है जो इंपॉर्टेंटली प्राइजेस को, एल्यूमिनियम को और जिंक को भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, कॉपर में एक रिपोर्ट ये भी आ रही है बीएचपी के यहाँ पे कोडेल्को करके माइन है, वहां पे कुछ अनरेस्ट बताया जा रहा है, जिसका अगर असर आता है तो एक प्राइजेस में सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है शॉर्ट अवॉइड कीजिए। जिंक के अंदर जो बड़ा फॉल था वो आज देख चुके हैं। 281 पे लीजिए, 279 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 285 का रहेगा। बट दोनों ही काउंटर में एक दायरा का मूव रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा। दायरा का मूव रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर केडिया जी की तरफ से आ रही है। चलिए, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट के कुछ सवाल लेंगे, साथ ही मसालों का आउटलुक भी समझे। हमारे साथ दिनेश सोनी भी होंगे। तो जल्द लौटते हैं और आपको बताएंगे एग्री मार्केट का पूरा हाल। देख रहे कमोडिटी फटाफट, और अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज हल्दी और धनिया दोनों में आज फिर से गिरावट दिखी। हल्दी का वायदा 13,350 के करीब फिसल कर बंद हुआ है और धनिया में 1.25% से ज़्यादा की गिरावट आज भी। अच्छी तेज़ी के बाद अब इस हफ्ते काफ़ी मुनाफा वसूली धनिया में आ चुकी है। 8,000 के ऊपर जाने के बाद वहाँ से देखें तो 400 रुपये के आसपास की गिरावट धनिया में आ चुकी है। लेकिन जीरा बेहद सीमित दायरे में है, 24,900 पे आज भी बंद हुआ है। 25,000 के इर्द गिर्द ही जीरा कुछ दिनों से घूम रहा है। चलिए बातचीत करते हैं धनिया पे और जीरे पर। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। शुक्रिया दिनेश जी। सबसे पहले जीरे में बताइए क्या हो रहा है सर, सोइंग की स्थिति क्या है, किन राज्यों से किस तरह की खबरें आ रही, राजस्थान और गुजरात का डिटेल्स बताएं सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, जीरे में क्या है, अभी थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, अभी बिजाई शुरू हुई है। अभी जीरा ज्यादा टाइम नहीं हुआ सोइंग को, अभी 5-7 दिन हुए बिजाई सोइंग होनी शुरू है। इससे पहले जिसने भी किसानों ने सोइंग की, जो 15 नवंबर से पहले जिसने भी सोइंग की, उसका जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। उसमें लमसम 60% नुकसान है, मतलब 40% ही जर्मिनेशन हुआ है, मतलब 60% जीरा उगा ही नहीं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीरे के अंदर अभी भी अब थोड़ा अभी टाइम हुआ है, अभी अगले 5-7-10 दिन के अंदर अच्छी सोइंग होने की उम्मीद है हमको। आने वाले समय में थोड़ी सोइंग तो अच्छी होगी ऐसा लगता है, लेकिन जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो पहले जिसने सोइंग की उन किसानों को नुकसान हुआ है। हो सकता है वापस वो सोइंग करेंगे, और मेरे को लगता है जितना पहले सोइंग होने की उम्मीद थी उतनी अभी सोइंग हो नहीं पाएगी। गुजरात तो मेरे को लगता है पिछले साल के मुकाबले पर गिनेंगे तो 60% तक की सोइंग आएगी, 60 से 65%। लेकिन राजस्थान का
मेरे को अभी भी लग रहा है मतलब 80-90% तक स्विंग हो सकती है। लेकिन आप तो 60% तो बहुत कम बोल रहे हैं, तो क्या उसका भाव पर क्या असर होगा, जीरे के भाव पर दिनेश जी? सर एक्चुअल में पिछले साल का अगर हिसाब लगाओ, पिछले साल स्विंग ऐतिहासिक स्विंग हुई थी। अगर पिछले साल एवरेज 3 साल का गिनेंगे तो करीबन उससे ज्यादा कम नहीं होगी, मतलब उसमें 10-15%, 20% का ही फर्क पड़ेगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात के अंदर अभी तक टेम्परेचर वहाँ ऊंचा, वो अभी भी हैवी है। हमको लगता है गुजरात में फिर किसान कोई न कोई दूसरी क्रॉप में भी कन्वर्ट होगा, ऐसा लग रहा है। पिछले साल तो काफी ज्यादा स्विंग हुई भी थी और इस साल उसके औसत से कम होगी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले से पिछले साल से की तुलना में काफी कम होगी। वो आप जैसा कह रहे हैं कि 60% तक पिछले साल से हो सकती है, तो यानी 40% कम पिछले साल से कम स्विंग होगी गुजरात में। जी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर जर्मिनेशन की है, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, जिसने भी पहले स्विंग की है उसकी अभी तक किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें जर्मिनेशन जो प्रॉपर नहीं हो रहा है उसका, तो अभी भी थोड़ा, अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ तो अब उम्मीद है वापस स्विंग करनी पड़ेगी। किसानों को उसमें नुकसान हो रहा है, वापस स्विंग करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो देखना चाहिए सर। धनिया में बताइए सर, धनिया अच्छी तेजी के बाद फिर से मुनाफा वसूली, लेकिन फंडामेंटल्स तो धनिया के भी अच्छे कहे जा रहे थे, आपने भी कहा था और कई सारे एक्सपर्ट्स भी कह के गए थे, लेकिन भाव पर फिर से क्यों दबाव बन गया है? क्या और गिर सकता है धनिया का भाव क्या? सर एक्चुअल में देखो तो नीचे भाव से आप समझो 10 रुपए से 12 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। अगर इतनी तेजी के बाद में एक अच्छा मुनाफा वसूली 8,000 रुपए के भाव में देखने को मिली है। अभी भी लगता है थोड़ा मुनाफा वसूली रहेगी, ₹1-2 रुपए और घट सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आने वाले समय में धनिया अभी भी तो मेरे को अच्छा लगता है। हर घटे में अभी भी लेने की सलाह दूंगा सर मैं। तो ये आपका आउटलुक है। तो अगर खरीदना होगा तो किन लेवल पे खरीदना चाहिए? कितना और गिरने दे कि करंट लेवल पे भी धनिया खरीद सकते हैं दिनेश जी? सर जैसे ये अपना आगे वाला जनवरी का सौदा है, इसमें अगर अपने को जैसे अभी भाव चल रहा है उसका मेरे हिसाब से 7700 के लम, ये अगर 14.5-75 के लमसम आवे तो अपने बाइंग कर सकते हैं सर। इसमें मेरे को लगता है फिर एक बार ये 8,000 के ऊपर क्रॉस होगा। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और बता दिया कि आप क्या देख रहे हैं मार्केट में, किस तरह के स्विंग की स्थिति क्या है, क्या गड़बड़ी चल रही है ग्राउंड पर, ये आपने बता दिया जीरा को लेकर और धनिया को लेकर। चलिए आगे बढ़ते, एक दर्शक है उनका सवाल ले लेते हैं। प्रवीण हैं पुणे से, हल्दी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। किरिया जी, हल्दी का आउटलुक क्या आपको लग रहा है? आज मंडी में बात हुई थी तो उनका कहना था कि घरेलू डिमांड तो इस हफ्ते बहुत ही कमज़ोर थी, एक्सपोर्ट डिमांड भी भाव बढ़ते ही कम हो जाते हैं, वो ऑर्डर मिलने ही बंद हो जाते हैं, और इस बार की फसल काफ़ी अच्छी है, नई फसल भी जनवरी मिड से आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा निज़ामाबाद के कारोबारी लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हल्दी और गिर सकती है? आपका आउटलुक क्या है? बिल्कुल, देखिए हल्दी में इस बार सोइंग का एरिया बढ़ा है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी 20,000 वाली हल्दी 12.5 तक 2 बार देख चुके हैं। बट मुझे लगता है अभी भी अगर हम बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं तो बैलेंस शीट कहीं ना कहीं टाइट ही बताई जा रही है। नो डाउट जनवरी मिड से हम देखेंगे नया माल आना चालू हो जाएगा, बट रमजान की जो डिमांड है वो पुराने माल से ही हमें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी में ही हम देखेंगे कि रमजान रहे तो उसकी डिमांड जो रहेगी दिसंबर जनवरी में दिखाई देगी। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली सेंटीमेंट काफी खराब हुआ है, इसलिए बार बार 14, 14.5 जाता है तो मार्केट में दबाव, बट मुझे बैलेंस शीट जो दिखाई दे रही है वो काफी टाइट है। और धीरे धीरे जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे एक्सपोर्ट की डिमांड और बढ़ेगी रुपए को देखते हुए, तो आई थिंक हल्दी के अंदर 13,200, 13,250 अच्छा लेवल है, लेके रखी है। एग्रेसिव नहीं लीजिए, बट यहाँ पे नहीं है, जो 13,700 से 13,800 का लेवल फिर से दिखा देगा। काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, टेम्पररी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है डिमांड को लेकर। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। एस भाटी है, सोना सस्ता होगा क्या, इंतजार करे? ये सवाल एस भाटी का है। और जितेंद्र हैं दिल्ली से, चांदी खरीद रखा है इन्होंने 89,700 रुपये पे। अनुज जी दोनों जवाब दे दीजिए, सोना और सस्ता होगा और चांदी में इंतजार करें? 89,700 की बाइंग है इनकी। मुझे लगता है कि गोल्ड में भी और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। नीचे अगर भाव 2580, $2550 तक आते हैं तो वो एक अच्छा एक एक्यूमुलेशन जोन होगा जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर हमें लगता है कि एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि खरीदारी के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, लॉन्ग टर्म के लिए आपने सलाह दी है कि होल्ड कर सकते हैं और भाव सोने के थोड़े और कम हो सकते हैं। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का व्यू है अनुज जी का। अजय केडिया जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दे दिए। तो चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।